हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अपनी लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की 22B को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो हो जाएगा एकदम खत्म। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us now talk about the graphical representation। तो हमने लास्ट में देखा था हम कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, कैसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, कैसे अनग्रुप्ड बनाते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि कुछ डेटा दे दूं कि से 10 स्टूडेंट्स लाइक वनीला आइसक्रीम, 20 लाइक बटरस्कॉच, 5 लाइक से चॉकलेट, ठीक है। ऐसे ही मैं कुछ आपको एक डेटा दे दूं, उसके साइड पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर दूं, चाहे वो किसी भी फॉर्म का ग्राफ हो, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि वो कौन से बच्चे मतलब वो कौन सा फ्लेवर है जो सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे किस फ्लेवर को पसंद करते हैं, वनीला, चॉकलेट या बटरस्कॉच, राइट। तो अगर मैं सिर्फ आप एक सेट ऑफ बच्चों को सिर्फ डेटा दिखाऊं और एक सेट ऑफ बच्चों को वो ग्राफ दिखाऊं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं उनको डेटा दिखाऊं, तो वो बच्चे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख के आए होंगे दे विल बेटर बी एबल टू कीप दैट डेटा इन देयर माइंड, ठीक है। उनके दिमाग में ज्यादा देर तक ही इंप्रेशन रहेगा कि कौन सा ऐसा फ्लेवर था जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पसंद है, करेक्ट। तो इसलिए हम स्टैट्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं डेटा की, एंड दिस हैज अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द व्यूअर्स, ओके, रादर देन द रिटन फॉर्म ऑफ द डेटा। तो सबसे पहले है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम 3 टाइप के ग्राफ्स पढ़ेंगे इस क्लास में, दैट इज द बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड द हिस्टोग्राम्स, ठीक है। तो बार ग्राफ्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है, हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद द बार ग्राफ्स। तो बार ग्राफ जो होते हैं, तो आपने ऐसे बार की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर आप बार्स देख रहे हो, राइट, तो ऐसे बार्स की फॉर्म में आपने बहुत ज्यादा ग्राफ्स देखे होंगे। सो इट इज बेसिकली द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा विद डिफरेंट हाइट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर बार्स। तो अब एक चीज बहुत क्लियर है इनमें, ये जो विड्थ होती है इन बार्स की, ठीक है, सो दिस विड्थ इज द सेम, बस ये डिफर करते हैं अपनी हाइट्स में, करेक्ट। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है रिप्रेजेंट करने का किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को इन फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। अब ये जो विड्थ है ना, ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करती है, बट ये जो लेंथ है इन बार्स की, ये हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन देती है, ओके। अब जो हाइट्स हैं बार की ना, वो डायरेक्टली हमें नंबर्स के बारे में बताती है। जैसे हम अभी चॉकलेट्स की बात कर रहे थे कि 10 बच्चों को वनीला फ्लेवर पसंद है, 5 को चॉकलेट और 20 को बटरस्कॉच, ठीक है। तो जो 20 वाला ग्राफ होगा वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा, उसकी लेंथ ज्यादा होगी। तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी किसी भी बार की, उतना ज्यादा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है। और साथ में हम अगर आप यहां पर देखो तो बीच बीच में ना यहां पर स्पेस छोड़ा गया है, ठीक है, आप देख रहे हो ना। तो ये हर बार के बीच में ना कुछ हम स्पेस छोड़ते हैं, सो एज टू मेक द डेटा लाइक लिटिल क्लियर, लिटिल मोर अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो आगे आएगा ऐसा जहां पर हम ये स्पेस भी नहीं छोड़ते, लेकिन इस क्लास में हम जितना भी पढ़ेंगे उसमें हमने स्पेस छोड़ा है, ओके। नाउ लेट अस टेक अ वन एग्जांपल जहां पर हम एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस बार ग्राफ की हेल्प से ये समझने की कोशिश करते हैं, मतलब इस डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करके हम ये समझेंगे कि हमें एक्चुअली अपने डेटा को, अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड्स ऑफ सम व्हीकल आर गिवन बिलो, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट देम, ठीक है। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेट स्पीड्स हैं कुछ व्हीकल्स की, ठीक है। जैसे बाइसिकल की है 10, स्कूटर 40, कार 60, बस 50, ट्रेन 80, राइट। तो ये है व्हीकल्स हमारे और ये है स्पीड। तो जो नंबर
यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, वो ये है, ठीक है, और ये क्या है, ये जस्ट हमें व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो दिस विल बी द एक्स एक्सेस, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होगी वो एक्स एक्सेस होगी और वर्टिकल वाई एक्सेस होगी, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे व्हीकल्स, और ये वाला जो एक्स वाई एक्सेस है वो हमें स्पीड के बारे में बताएगा, कितनी स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमें एज इट इज अपने ग्राफ में भी डिनोट करनी है। तो अगर मेरे पास ये टेबल नहीं है मान लो, और मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, मैंने क्लियरली बिल्कुल सही ग्राफ बना दिया। अब अगर कोई मुझसे आके पूछे कि ये जो स्पीड है ये इनके यूनिट्स क्या है, क्या ये मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर मिनट में है या किलोमीटर पर आवर में है, तो वो सब भी हमारे ग्राफ में क्लियरली लिखा होना चाहिए। ओके, तो अब यहां पर दिस पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस मीट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सो दिस इज 0, देन दिस इज 10, ठीक है। तो अब हाईएस्ट नंबर है 80, तो हमें 80 तक जाना है, ठीक है। सो दिस इज 40, दिस इज 50, 60, 70, और यहां ऊपर जाके ना कहीं 80 आएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले है हमारा बाइसिकल, बाइसिकल की स्पीड क्या है 10, तो मैं यहां पर ये एक बार ड्रॉ कर दूंगी बिल्कुल 10 के पैरेलल, ठीक है, एंड यहां पर मैं ऊपर की तरफ लिख दूंगी, ठीक है। तो अब यहां पर क्योंकि मैं इसको टर्न तो नहीं कर सकती, ठीक है, तो यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं बाइसाइकिल, ठीक है। तो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है बाइसिकल की। फिर आते हैं स्कूटर पे, तो स्कूटर की है 40, तो इसका मतलब जो मेरा हाइट है ग्राफ की वो कुछ यहां तक जाएगी, ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये है स्कूटर, करेक्ट। नेक्स्ट इज कार, तो कार की है 60, तो ये हमारा ग्राफ और भी बार जो है उसकी हाइट और भी ज्यादा होगी, सो दिस इज कार, ठीक है। अब दूसरा है, नेक्स्ट है बस, तो बस की है 50, तो ये यहां तक जाएगी। जब आप इसको अपनी नोटबुक में या फिर आप इसको ग्राफ में बनाते हो ना, तो वहां तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बहुत क्लियरली दी होती हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आप प्लेन शीट में बनाते हो तो आपको थोड़ा स्केल का यूज करके यहाँ पे ग्राफ की हाइट का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो ये 40 से ज्यादा है और 50 से कम है, राइट, तो ये क्या है, बस, राइट। और लास्ट है हमारा ट्रेन, और ट्रेन जो है वो कहीं यहां पर आ रहा है, कुछ यहां तक, करेक्ट। तो ये है हमारा ट्रेन का डेटा, राइट। तो इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब ऊपर भी आपके पास एक टेबल है, ठीक है, जिसमें सारे वैल्यूज लिखी हुई हैं, और नीचे हमने एक बार ग्राफ बनाया है। तो टेबल को देख के हो सकता है कि आप भूल भी जाओ कि किसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी, किसकी सबसे कम थी, कि आप भूल भी सकते हो टेबल देख के। लेकिन जब आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है तो अब आपको, अगर आप एक बार इसको ध्यान से देख लोगे इस ग्राफ को, तो आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। और अगर मैं आपसे रैंडमली क्वेश्चन पूछ लूं कि क्या बस की स्पीड कार से ज्यादा थी या कम थी, तो ग्राफ आपके दिमाग में रहेगा, आप बोलोगे कि मैम कम थी, ठीक है। सो these visual representations have more impact and it lasts longer than the numerical data, right? अब आगे चलते हैं। नाउ ये तो हमने एक सिंगल बार ग्राफ ड्रॉ किया है, हमने एक ही बार बनाया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं डबल बार ग्राफ्स की। तो हमें डबल बार ग्राफ पे हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। So the example says, examine the given graph carefully. In the graph, gray boxes represent the number of girls in a particular class and blue boxes represent number of boys in the same class. ठीक है, तो ग्रे हमें क्या बता रहा है, ग्रे हमें बता रहा है, तो यहाँ पर ग्रे रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को और ब्लू बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉयज को, ओके। सो जी फॉर ग्रे, जी फॉर गर्ल्स, बी फॉर बॉय एंड बी फॉर ब्लू, राइट, ओके। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस बार से रिलेटेड हमें ऐसा नहीं है कि कोई ग्राफ बनाना है, राइट। पहले ऐसा करते हैं, इस ग्राफ
इसको थोड़ा धीरे पढ़ लेते हैं, थोड़ा अच्छे से डीपली पढ़ लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में हमें बताया जा रहा है क्लासेस के बारे में, तो क्लासेस 1, 2, 3, 4 एंड 5 हैं, और वाई एक्सिस में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं, और स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 40, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अब हमें यहाँ पर ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर बताना है इन क्वेश्चंस के आंसर्स। ओके, सो फर्स्ट इज विच क्लास हैज लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो कौन सी क्लास में जिसमें सबसे कम स्टूडेंट्स हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर इस ग्राफ को देखो तो आपको ये पता चलेगा, देखो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बेसिकली 3 और 5 क्लास में किस में लीस्ट हैं, तो 3 ये 30 पर है और ये 20 पर है, तो दोनों में ही हमारे पास कितने हैं, 50-50 स्टूडेंट्स हैं। सो दिस मीन्स बिकॉज दिस इज ऑन 30, दिस इज 20, और इसमें गर्ल्स 20 हैं, बॉयज 30 हैं, सो दोनों में ही टोटल 50-50 स्टूडेंट्स हैं। दिस मीन्स क्लास 3 एंड क्लास 5 हैज लीस्ट number of students. Is that clear? Okay. Next is which class has maximum number of students. तो अगर आप कुछ कैलकुलेशन भी ना करो तब भी आप आराम से ये बता सकते हो किसमें मैक्सिमम है। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्लास 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बॉयज गर्ल्स 50 हैं और बॉयज 40 हैं। सो क्लास 2 हैज maximum number of students. Clear? Simple? Okay. Next is what is the ratio between the number of girls and number of boys in class 5? तो class 5 में number of girls और boys का ratio क्या है? So number of girls divided by number of boys is equal to number of girls है 20 और number of boys है 30. So which means the ratio is 2/3, that is 2:3 is the ratio. Is that clear? समझ आ गया सबको? Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. So let us now talk about the pie chart. तो pie chart आपने एक पाई तो देखी होगी, ऐसे गोल से चार्ट देखे होंगे। इन चार्ट्स में आपको काफी सारा न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल्स। तो ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। तो मान लो मैंने यहाँ पर फिर से अपनी बटर स्कॉच आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम और चॉकलेट आइसक्रीम ले ली, ठीक है। तो ये है मेरा फेवरेट बटर स्कॉच, राइट, ये है वनीला फ्लेवर, और ये है the last one, that is chocolate flavor. So these are the number of students who like butterscotch, these are the number of students who like vanilla, and these are the number of students who like what? Who like chocolate ice cream. ठीक है, तो इस फॉर्म में जब हम एक सर्कल के सेक्टर्स की फॉर्म में जब किसी न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस चार्ट को हम बुलाते हैं पाई चार्ट और इवन पाई ग्राफ। ओके, ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। तो अब इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है। सो एडजॉइनिंग डायग्राम शोज अ पाई चार्ट विद सेंट्रल एंगल्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग 4 गेम्स A, B, C एंड D। ठीक है, तो 4 गेम्स A, B, C एंड D। तो कौन सा प्लेयर कौन सी गेम खेलता है उसके बारे में हमें इस पाई चार्ट में बताया है। So if each player takes in only one game and there are 480 players in all, find। तो हमें इस डायग्राम से हमें फाइंड करना है क्या? हमें फाइंड करने हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो डिग्री में दिया है, हम अपने आंसर्स निकालेंगे कैसे? अब देखो, एक सर्कल, एक लाइन होती है, ठीक है। सो दिस इज, अच्छा मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर देती हूँ एक परपेंडिकुलर। अगर मेरे पास एक लाइन है, मैंने एक परपेंडिकुलर उसके ऊपर ड्रॉ किया है, तो ये एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, ये भी एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री, राइट। दूसरी चीज, अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, ये क्या बन गया?
सेमी सर्कल, राइट। अब मैं यहां से इनको भी ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन गया, सर्कल। तो अगर ये वाला एंगल 180 है तो ये वाला भी कितना होगा, 180। तो टोटल एंगल कितना हो गया सर्कल का, 360। ठीक है, ये वैल्यू 360 बहुत काम आने वाली है ये निकालने में कि कितने प्लेयर्स जो हैं वो कौन सी गेम खेलते हैं। तो इसमें जैसे हमसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले द गेम डी, तो डी गेम कौन सी है, ये है। तो यहाँ पर है 75 डिग्री। तो अब आप बोलोगे कि मैम नंबर ऑफ प्लेयर्स कैसे निकालें, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। सो I will write over here number of players playing game D. So it is 75 divided by 360. ठीक है, so 75 डिग्री जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हमें एज पर द पाई चार्ट हमें बता रहा है इतने खेल रहे हैं, एंड दिस इज द टोटल angle. Okay, so multiplied by the total number of players. तो हमें क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने दिए थे, 480। ये टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं और ये भी बोला गया है कि हर एक प्लेयर एक ही गेम खेलता है। ओके, तो समझ आ गया। सो जिसका जो हमें आंसर निकालना है, डिवाइडेड बाय द टोटल एंगल विच इज 360 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। ओके, तो अब आपको यहां पर क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, सो 4s are 48, ओके, सो इट इज 3 2s are 6 and 3 5s are 15, right? So it is equal to 25 multiplied by 4 which is equal to 100. So how many players are playing this game D? That is 100. ओके, अब चलो बी का निकालते हैं। तो बी में क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी प्लेयर्स डू नॉट प्ले गेम बी। तो गेम बी का ये वाला सेक्टर है, ठीक है, दैट इज 144। ओके, तो कैसे निकालेंगे, हमें ये पूछा है कि जो नहीं खेलते हैं, राइट। तो यहां पर इसको निकालने का पहला तरीका क्या है कि मैं यहां पर लिखूं नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग गेम बी। सो इट इज इक्वल टू 144 जो इसका सेक्टर एंगल है ओवर द टोटल एंगल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो अब इसको फिर से हमें सॉल्व करना है। सो 4 and 3 and 3 4s are 12, 3 8s are 24। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 8 4s are 32, 3 16 and 19, राइट। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स जो गेम बी खेल रहे हैं वो है 192, बट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कितने हैं जो गेम बी नहीं खेल रहे हैं, मतलब वो गेम ए भी खेल सकते हैं, डी भी खेल सकते हैं, सी भी खेल सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, now we will find out the number of players not playing game, 1 minute, I'll just change the color, not playing game B. It is equal to the total number of students माइनस वो स्टूडेंट जो गेम बी खेल रहे हैं। तो अब जो खेल रहे हैं उसके सिवा जितने भी हैं वो तो गेम खेल नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है एज पर द क्वेश्चन हर एक बच्चा एक ही गेम खेल रहा है, राइट। तो ये सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो कितना होगा, सो इट विल बी इक्वल टू 8 देन 2 and 2. So 228 players are not playing this game B, right? समझ आ गया। Next, what is the ratio of players playing game A and game C? तो इसमें हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि कितने प्लेयर्स हैं जो गेम A भी खेल रहे हैं और गेम C भी खेल रहे हैं। तो इसमें सिंपल सा है, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे नंबर ऑफ प्लेयर्स playing game A,
इट इज इक्वल टू कितने हैं, तो कितना है सेंट्रल एंगल गेम ए का 36 डिवाइडेड बाय द टोटल एंगल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। सो ये 10 आ गया एंड आंसर इज 48, right? These are the number of players who are playing game A. Now let us find out the number of players playing game C. That is what is asked in the question. So C जो है that is 105 is the central angle divided by 360 multiplied by 480. So it is 3 and 4, okay. Then 3 3s are 9, 3 5s are 15. So basically 35 multiplied by 4, 12, 13, 14. ठीक है, तो ये आगे वो प्लेयर्स जो गेम सी खेल रहे हैं। क्वेश्चन में हमें रेशो ऑफ प्लेयर्स पूछा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, टू फाइंड आउट द रेशो व्हाट आई विल डू, सिंपली आई विल डिवाइड। सो okay, so I will write over here ratio of players playing game A to the ratio of players playing game C. So it is the number of players playing game A divided by the number of players playing game C, right? So 48 divided by 140, तो कितना आ जाएगा। आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो सेंट्रल एंगल से, मतलब आप 36 को डायरेक्टली 105 से डिवाइड कर दो तो भी रेशो वही आएगी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड तो सेम ही कर रहे हैं, राइट। और आप इसको ऐसे एक एक का नंबर ऑफ प्लेयर्स निकाल के भी कर सकते हो। तो ये रेशो आप निकालोगे कितनी आएगी, सो इट इज 2 एंड 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 and 4 5s are 20. So the ratio is 12 is to 35. ठीक है, so this is our answer. Now the next question says, so the next part of the question is what percentage of players are playing game B. So इसमें जो percentage of players हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, percentage of players playing game B is equal to the total angle divide the central angle for angle B divided by the total angle multiplied by 100 and this will give us the percentage. तो कितनी परसेंटेज है ये आप मुझे बताओगे कहाँ, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास बुक करके। अगर आपके पास और डाउट्स हैं तो वो डाउट्स लेकर आना और इसका आंसर भी बता देना मुझे, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू आवर एक्सरसाइज 22B. सो द एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 2 is Mr. Mirza's monthly income is 7,200. He spends rupees 1,800 on rent, 2,700 on food, 900 on education of his children and 1,200 on other things and saves the rest, right? तो हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है, राइट तो इस पाई चार्ट को ड्रॉ करने से पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम परसेंटेज निकालें, क्योंकि पाई चार्ट हम रफ नहीं कभी भी ड्रॉ करते हैं। तो पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें परसेंटेज चाहिए कि एंगल्स चाहिए अपने पाई चार्ट के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी आइटम है जिस पे एक्सपेंडिचर होता है, उसके बाद हम लिखेंगे कि एक्सपेंडिचर और सेविंग इन रुपीज, राइट। और यहां पर हम अब सेंट्रल एंगल निकालेंगे, ऑल राइट, ओके। तो ये है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो अब आइटम, सबसे पहली चीज है कि मंथली इनकम 7,200 है और वो स्पेंड कितना करते हैं रेंट पे, वो रेंट के लिए वो देते हैं 1,800, राइट। फूड के लिए वो देते हैं 2,700, देन फॉर एजुकेशन वो देते हैं 900 एंड फॉर अदर
things, right? He gives 1200. Now we have to find out the saving. ठीक है, तो सेविंग कितनी है? तो ये जितना भी हमें यहाँ पर दिया है उसको हम माइनस कर देंगे किससे? 7200 से. सो 1800 प्लस 2700 प्लस 900 प्लस 1200. तो कितना हो गया? इट इज 10, 19, 20, 26 and 2 and this is 6. ठीक है, so subtract this from the total salary. Okay, so it is 600. ठीक है, तो मतलब जो सेविंग्स हैं वो है 600. तो अब हमें यहाँ पर सेंट्रल एंगल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम सेंट्रल एंगल से तो नंबर ऑफ प्लेयर्स निकाल ले रहे थे, राइट? लेकिन अब हमें उसका रिवर्स करना है. अब हमारे पास एक तरह से वो नंबर है, राइट? उससे हमें सेंट्रल एंगल निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? जो भी हमारा नंबर है उसको हम टोटल वैल्यू से डिवाइड करेंगे और अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 360 से. ठीक है, तो यहां पर वहां हम क्या कर रहे थे? हम एंगल को टोटल एंगल से डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स से उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे. यहां पर वही चीज रिवर्स हो गई है. यहां पर मल्टीप्लाई एंगल से करना है और डिवाइड टोटल एक्सपेंडिचर से करना है. ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? 2700 डिवाइडेड बाय 7200 मल्टीप्लाइड बाय 360. अब यहाँ पर 900 डिवाइडेड बाय 7200 मल्टीप्लाइड बाय 360. देन 1200 डिवाइडेड बाय 7200 into 360. Then 600 divided by 7200 and 360. ठीक है, तो अब इन सब के एंगल्स निकालने हैं. तो ये अब आप मल्टीप्लाई करो और इनके एंगल्स निकालो. तो मेरा तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये सेंट्रल एंगल्स आ रहे हैं. क्या आपके कुछ डिफरेंट आ रहे हैं? तो मुझे जरूर बताना. ठीक है, तो मेरे तो ये एंगल्स आ रहे हैं. अब मुझे क्या करना है? अब सिंपली, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बना भी दूं पाई चार्ट तो वो इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि पाई चार्ट बनाना कैसे है. ओके, तो सबसे पहले तो जो भी हमारे सेंट्रल एंगल्स आए थे वो मैंने यहाँ पर लिख लिए. अब आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक द कंपास और अच्छे से एक सर्कल ड्रॉ करो. ये सर्कल का सेंटर है और यहां से एक रेडियस ड्रॉ कर लिया मैंने. ठीक है, अब इसको अपना इसके साथ प्रोटेक्टर को अलाइन करते हुए एक 90 डिग्री का एंगल बना लो. ठीक है, एक 90 डिग्री की लाइन बनाओ. मतलब एक पॉइंट यहां पर लो 90 डिग्री और ये लाइन बनाओ. एंड दिस विल बी द सेंट्रल एंगल फॉर रेंट. इसके बाद रेंट का बना लिया. अब आते हैं एजुकेशन पर. तो एजुकेशन इज 45, राइट? अच्छा, लेट अस फर्स्ट गो फॉर द सेविंग्स. तो सेविंग्स का कुछ इतना सा आएगा छोटा सा, दैट इज 30 डिग्री, राइट? सो दिस इज द सेविंग. उसके बाद 60 डिग्री इस लाइन को अपना सेंटर, इस लाइन के साथ प्रोटेक्टर को अलाइन करते हुए एक 60 डिग्री का एंगल बनाओ जो हमें अदर एक्सपेंसेस के बारे में बता रहा है. फिर यहाँ पर एक 40, इस लाइन को सेंटर मानते हुए 45 डिग्री का एंगल बनाओ जो हमें एजुकेशन का सेंट्रल एंगल बताएगा. फिर इस लाइन को सेंटर मानते हुए यहाँ पर 135 डिग्री का एंगल बनाओ जो हमें फूड के बारे में बताएगा. ठीक है, तो ये इस तरह हमें पाई चार्ट बनाना है. मेरा जो है, मेरा तो टोटली एस्टिमेशन बेसिस पर है, लेकिन जो आप बनाओगे वो एस्टिमेशन बेसिस पर नहीं आएगा. प्रोटेक्टर का यूज करके, सर्कल के लिए प्रोटेक्टर का यूज करके, ठीक है, कंपास का यूज करके आपको एग्जैक्टली सेम एंगल्स बनाने हैं. 90 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 का, 45 का, 135 का, ये पूरे एग्जैक्टली सेम एंगल्स आपको बनाने पड़ेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड in different subjects by Ashok in an examination are given below. So draw a bar graph to represent it. तो आपको ये सारे रिप्रेजेंट करने हैं एक बार ग्राफ की फॉर्म में. ठीक है, कैसे करोगे? सिंपल सी बात है. यहाँ पर सबसे पहले बताओ सिंगल बार ग्राफ आएगा या डबल बार ग्राफ आएगा? तो यहाँ पर हमारे पास एक ही, अगर होता कि
ऊपर बच्चों के नाम दिए होते, या फिर जैसे ऊपर सब्जेक्ट्स दिए हैं, नीचे बोला होता कि ये यूनिट टेस्ट 1 के मार्क्स है, ये यूनिट टेस्ट 2 के हैं, और यहाँ पर भी कुछ कुछ हमें वैल्यूज दी होती, तो हमारा डबल बार ग्राफ बनता है। लेकिन यहाँ पर सिंगल ही वैल्यूज दी हैं, तो यहाँ पर हमारा सिंगल बार ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो और बोला भी बार ग्राफ है, तो हमें बनाना भी बार ग्राफ ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम x एक्सिस और y एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। तो x एक्सिस में सब्जेक्ट लेंगे और y एक्सिस में हम मार्क्स ले लेंगे, ओके। तो अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 35 एंड दे एंड टिल 85, ठीक है। तो एक चीज है कि आप 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ले सकते हो। दूसरा, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, 20, 40, 60, 80 वैसे भी ले सकते हो, 15, 15 का गैप भी ले सकते हो। तो लेकिन जो भी आपको लेना है ना, वो इंटरवल्स इक्वल लेने पड़ेंगे, या तो 0 to 15, तो फिर 15, 30, 45, 60 ऐसे, या फिर अगर 10 से ले रहे हो तो 0, 10, 20, 30, 40, अगर 20 का ले रहे हो तो 0, 20, 40, 60, 80 ऐसे लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 15 का ले रही हूँ गैप, ठीक है। तो 45, 60, 75 और 80 और ये 90 है, तो 18 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है 85, तो 85 मतलब वो यहाँ कहीं इनके बीच में आएगा। तो मेरा पहला बार जो है वो कुछ ऐसे बनेगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगी इंग्लिश, ठीक है। दूसरा बार जो है वो कुछ ऐसे बनेगा, ये है 60, तो मैं इसको 60 के साथ अलाइन करूंगी, और ये आएगा हिंदी, ठीक है। इसके बाद मैथ्स के लिए 35, तो 30 और 45 के बीच में 35 आएगा, तो 30 से 5 पॉइंट्स ही ऊपर आएगा, तो इट विल बी समवेयर हेयर, ओके। सो इट इज मैथ्स, राइट। उसके बाद है साइंस, तो साइंस है हमारा 50, तो 50 45 से ऊपर आएगा। आप इसको ज्यादा कन्वीनियंट है तो यू टेक द क्लास इंटरवल एज 0, 10, 20, 30, 40, मतलब 10 का गैप लो, ठीक है। सो दिस इज साइंस, एंड देन 70, तो 75 से थोड़ा सा नीचे आएगा, सो इट विल बी SST, राइट। तो बात क्लियर हो गई, समझ आ गया सबको। तो बार ग्राफ सिंपल ऐसे ही बनते हैं। अब मैं जो बना रही हूं, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग स्केल, ठीक है, तो मेरा जो ग्राफ है ना वो थोड़ा ऐसे हिलता हिलता सा बन रहा है। जो बार्स हैं वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपके एक्यूरेट आने चाहिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. सो द क्वेश्चन सेज, question number 9 says Mr. Kapoor compares the price in rupees of different items at two different shops A and B, and examine the following table carefully and represent the data using the bar double graph. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कुछ चीजें ली और उन कुछ कुछ चीजों को उन्होंने दो शॉप्स में, अलग अलग शॉप्स में कंपेयर किया, और अब हमें इस कंपैरिजन का बार ग्राफ बनाना है। अब एक ही आइटम है जिसके दो प्राइसेस हैं, तो यहाँ कौन सा ग्राफ आएगा, यहाँ पर आएगा डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि बार ग्राफ ही बनेगा, तो ये मैंने बना लिया। यहाँ पर हम आइटम्स के बारे में बताएंगे और यहाँ पर हम उनकी कॉस्ट या फिर उनकी प्राइस के बारे में बताएंगे इन रुपीज, जो हमें दिया हुआ है ये रुपीज में है, ठीक है। अब सबसे पहला है हमारा टी सेट, ठीक है। तो एक शॉप में उनको 900 का मिला, दूसरे में 950 का, ठीक है। ये है मिक्सर का, ये है कॉफी मेकर का, और ये डिनर सेट का। थोड़ी वैल्यूज ऊपर नीचे हो गई हैं, सो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये, ठीक है। फर्स्ट इज टी सेट। तो अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्योंकि मेरी वैल्यूज 500 से शुरू होकर 950 तक जा रही हैं, तो मैं यहाँ पर 10, 20, 30 करूंगी, तो मेरी ग्राफ की लाइन जो वाई एक्सिस है पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज आई विल स्ट्रेट अवे टेक 100, ठीक है। जो गैप है वो मेरा 100 का रहेगा। सो 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। इसको और ऊपर ले जाना है, 600, 700,
800 और इसके ऊपर भी है, ठीक है, तो वो अब आप खुद बनाओगे। सो फर्स्ट इज द टी सेट, तो टी सेट है 900 एक शॉप में, तो वो जो ग्राफ है तो मतलब ये इससे भी ऊपर जाएगा 900, ठीक है, तो एक शॉप में वो है 900, ठीक है, और दूसरे में 950, तो ये जो दोनों बार्स हैं वो एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होंगे, ठीक है, तो यहां पर नीचे में क्या लिख दूंगी इसमें, टी सेट, ठीक है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हम दोनों ही बार्स के बीच में ना कुछ गैप छोड़ते हैं, बट यहां पर हम गैप नहीं छोड़ेंगे, राइट, ओके। सो ये है हमारा प्राइस शॉप ए का, ठीक है, तो शॉप ए वाले जो भी होंगे उनको हम स्लैंटिंग लाइन लगा देंगे, तो दैट विल क्लियरली शो द डिफरेंस, ठीक है। अब दूसरा है मिक्सर, तो मिक्सर शॉप ए में था 700, तो एक हो गया ये, और दूसरी शॉप में था 800, तो वो जाएगा यहां तक, राइट, तो ए वाले को मैं ऐसे स्लैंटिंग लाइंस लगा दूंगी, ठीक है, और यहां पर मैं नीचे लिख दूंगी मिक्सर, राइट। नेक्स्ट इज कॉफी मेकर, सो कॉफी मेकर इज इन वन शॉप इट इज 600 एंड इन अनदर शॉप इट इज शॉप बी इट इज 700, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगी कॉफी मेकर, राइट। नाउ द डिनर सेट, तो एक शॉप में है 600 और दूसरी शॉप में है 500, ठीक है, तो वो 600 हो गया और ये मेरा हो गया 500, ठीक है। तो टू मेक दिस रिप्रेजेंटेशन क्लियर, दोनों ही ग्राफ्स जो आप दोनों बार्स ड्रॉ कर रहे हो ना, तो एक में कुछ भी लाइंस डॉट्स या उसको थोड़ा सा शेडिंग से आप अलग कर देना, सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो ये हो गया डिनर सेट। इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको कैसे बनाना है डबल बार ग्राफ? Okay, so now coming on to our next question, that is question number 10. So question number 10 says the following table shows the mode of transport used by boys and girls for going to the same school. Draw a double bar graph to represent the above data. Okay. तो यहाँ पर बस, बाइसिकल, वॉकिंग एंड अदर सोर्सेज से कैसे बच्चे ट्रैवल करते हैं। सो नंबर ऑफ बॉयज ट्रैवलिंग बाय बस इज 80, नंबर ऑफ गर्ल्स ट्रैवलिंग बाय बस इज 90, नंबर ऑफ बॉयज ट्रैवलिंग बाय बाइसिकल इज 60 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 75, नंबर ऑफ boys walking to school is 20 and number of girls is 35 and other sources for boys is 85 and for girls is 60. तो इसका भी अगेन हमें एक ही चीज है जिसके हमारे पास डबल वैल्यूज हैं, ठीक है, जैसे बस में गर्ल्स कैसे आती हैं, बॉयज कैसे आते हैं, तो इसमें भी हमारे पास डबल बार ग्राफ बनेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, यहाँ पर हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे, राइट, और यहां पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे टुवर्ड्स द इन द y एक्सिस। ओके, सो सबसे पहले है बस। अच्छा, अब यहां भी अगर आप देखो तो जो वैल्यूज है ना वो ऐसी हैं, मतलब जैसे 20, 25, तो यहां पर भी अगर हम छोटा वैल्यू लेंगे तो नहीं चलेगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉयज कमिंग बाय बस इज 80, तो ये मेरा फर्स्ट बार है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कमिंग बाय बस इज 90, तो ये मेरा ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बॉयज वाला जो डेटा है उसको शेड कर दूंगी एंड here I will write the mode of transport is bus, ठीक है। Next is bicycle is 65 for boys and 75 for girls, so 60 for boys, so ये आ गया मेरा पहला बार, and second is 75 which will come somewhere here, okay, so this is bicycle. Okay, the next one is by walking, right, so by walking, so 20 and for girls it is 35, so 30 से थोड़ा ऊपर जाएगा, so this is
this is walking, right? And next is other sources. So other sources में boys is 85, so it is here. And for number of girls it is 60, right? So other sources, right? So this is how we will draw this double bar graph. तो I hope double bar graph के हमने एक दो questions कर लिए, तो आपको clear हो गया होगा कैसे करने हैं. अभी भी कोई भी doubt हो, please ask it on ask question section. कोई भी छोटे से छोटा doubt हो, and if you have lots of doubts or you want to sit with us and study the chapter again, so please book your class with LearnerHub Swayam. So this was all from our today's session. I will see you in the next session with the next chapter. Till then you all take care, and as you all know, LearnerHub मतलब free है पर best है.